देखिए, एशियन गेम्स में भारत ने पदकों का नया रिकॉर्ड बना डाला है। अब से थोड़ी देर पहले तीरंदाजी में भारत ने गोल्ड अपने नाम कर लिया। कंपाउंड तीरंदाजी में ज्योति वेमनम और ओजस की भारतीय मिश्रित टीम ने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमा लिया। ज्योति और ओजस देवताले ने फाइनल में कोरियाई जोड़ी को 159-158 से हराकर कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। इससे पहले मंजू रानी और बाबू राम ने भी देश को मेडल दिलवाया है। मंजू रानी और बाबू ने 35 किलोमीटर पैदल रेस में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर दिया। ये पदक इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि भारत ने इन दो पदकों के साथ 2018 में 70 पदकों का आंकड़ा अब पार कर लिया है। मतलब ये नया कीर्तिमान हिंदुस्तान के नाम अब लिखा जा चुका है, जिसको हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। किस कदर इस बार एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने प्रदर्शन दिखाया, ये शुरू से ही अपने हौसले बुलंद नजर आए और एक के बाद एक न सिर्फ ब्रॉन्ज और सिल्वर बल्कि हमने गोल्ड में भी लगातार अपनी जो संख्या है उसको बढ़ाया है। तो माना जा रहा है कि आज भी भारत की झोली में पदक बरसेंगे, क्योंकि पूरा देश यही दुआ कर रहा है। दरअसल आज भारत के स्टार नीरज चोपड़ा ट्रैक पर उतरेंगे और जब नीरज का भाला चलता है तो गोल्ड हाथ में होता है। इस बीच पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने भाला फेंक से अपना नाम वापस ले लिया। ऐसे में नीरज चोपड़ा का आज गोल्ड जीतना तय माना जा रहा है। वहीं स्क्वैश सिंगल में भी आज सिल्वर आने की उम्मीद है। दूसरी तरफ मुक्केबाज लवलीना सिल्वर पर कब्जे के लिए रिंग में उतरेंगी। पुरुष हॉकी टीम फाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेंगी। इन सबके अलावा भारतीय महिला और पुरुष कबड्डी टीमों के मैच पर भी सबकी नजरें रहने वाली हैं। तो देखिए, एशियन गेम्स में पदकों की अगर हम बात करें तो चीन मेडल तालिका में शीर्ष पर लगातार बना हुआ है। चीन ने 161 गोल्ड के साथ अपने जो कुल उनके पदक हो जाते हैं वो हो जाते हैं 297। जापान लगातार दूसरे पायदान पर बना हुआ है, जिसने अब तक 130 पदक हासिल किए हैं। दक्षिण कोरिया की बात करें तो तीसरे स्थान पर है, जबकि भारत की बात करें तो 16 गोल्ड के साथ 4 नंबर पर काबिज है। भारत के पदकों की संख्या 71 हो चुकी है, जिसमें 16 स्वर्ण पदक शामिल हैं, 26 सिल्वर, 29 ब्रॉन्ज। मेरठ की बेटियों ने एशियन गेम्स में कमाल कर दिखाया है। मंगलवार का दिन मेरठ की बेटियों पारुल चौधरी और अनु रानी के नाम रहा। पारुल ने तो 2 दिन में 2 मेडल जीतकर धमाल मचाया, तो अनु रानी ने जेवलिन थ्रो में सोना जीतकर चीन में भारत का डंका बजा दिया। लेकिन ये जीत, ये खुशी यूं ही नहीं आई है। इसके पीछे है कड़ी मेहनत, लगन और परिस्थितियों से हाथापाई। मेरठ की इन दोनों बेटियों ने समाज के बंधनों को तोड़कर खेल की दुनिया में जो मुकाम हासिल किया है वो इनके लिए आसान नहीं था। पारुल चौधरी ने 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया, तो उससे एक दिन पहले पारुल ने 3000 मीटर स्टीपल चेज में सिल्वर मेडल जीतकर देशवासियों को तोहफा दिया था। पारुल चौधरी मेरठ के इकलौता गांव की रहने वाली हैं। इकलौता गांव के लोग बिटिया के 2 मेडल पाने की खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। एशियाई खेलों में महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास बनाने वाली पारुल चौधरी के पिता किसान हैं। पारुल के एथलीट बनने की शुरुआत बड़ी बहन से प्रतियोगिता को लेकर हुई और बदस्तूर जारी रही। दोनों बहनों ने 1600 मीटर और 3000 मीटर की दौड़ की प्रैक्टिस शुरू की। इसके बाद पारुल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नेशनल से लेकर इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में अपने परिवार और देश का नाम रोशन किया और अब तो एशियन गेम्स में 5000 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं। भाला फेंक में सोने का तमगा जीतकर इतिहास बनाने वाली मेरठ की बेटी अन्नू रानी का इस मुकाम तक पहुंचने का सफर भी काफी मुश्किलों भरा रहा। अनु बचपन से ही इसमें अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन उनके पिता इसके लिए राजी नहीं थे। बड़े भाई उपेंद्र और अपने चचेरे भाइयों को देखकर अनु का झुकाव जेवलिन थ्रो की तरफ हुआ। उस समय वो 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। बड़ा भाई उपेंद्र उस समय यूनिवर्सिटी स्तर पर दौड़ और भाला फेंक में हिस्सा लेता था।
उन्हें अपनी बहन के थ्रो में कुछ खास लगा तो उन्होंने चोरी छिपे सुबह सुबह अन्नू को अपने खेतों में ले जाना और गन्ने का भाला बनाकर उससे अभ्यास कराना शुरू किया। अन्नू के पास अच्छे जूते तक नहीं थे तो वो भाई के जूते पहनकर दौड़ती थी। गांव में 5 भाई बहन है, पापा मतलब फार्मर है, घर में मतलब कोई भी जॉब नहीं करता है, तो उस हालत में मतलब स्पोर्ट्स करना, और आपको पता ही है कि स्पोर्ट्स कितना आजकल इजी नहीं है। एक शूज भी आप खरीदते हो तो 8-9 हजार रुपए का एक शूज आता है, तो उस टाइम पे काफी स्ट्रगल था। किट भी नहीं होती थी, शूज भी नहीं होते। जब मैं मेरा पहला कंपटीशन खेलने गई थी, एशियन चैंपियनशिप था, वो मेरा जूनियर कंपटीशन था, तो उस टाइम जो मैं शूज पहने गई थी मतलब वो एक फट रहा था, तो जो मेरा अंगूठा था वो बाहर की तरफ निकला हुआ था, तो मैं ऐसे बैठी छिपा रही थी उसको, मतलब बहुत एक अजीब सा लग रहा था। ये अनु की खेल प्रतिभा ही है कि उसने आज न सिर्फ परिवार और अपने गांव का बल्कि देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया है और अब निशाना ओलंपिक के मेडल पर है। काफी अच्छा लग रहा है, साल का लास्ट कंपटीशन था, तो खुशी भी है और मोटिवेशन भी है कि अभी नेक्स्ट ईयर ओलंपिक होने वाले हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी तैयारी करेंगे शुरू। कहते हैं ना, मेहनत और लगन का कोई तोड़ नहीं होता, तभी तो इन बेटियों की तपस्या के फल पर मेरठ ही नहीं पूरा देश गर्व कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एशियाई गेम्स में मंगलवार के दिन मेरठ की बेटियों के नाम रहा। एक तरफ पारुल चौधरी ने 5000 मीटर रेस में गोल्ड जीतकर देश का नाम रोशन किया, जबकि जेवलिन थ्रो में अनु सोने का तमगा हासिल कर देशवासियों को उन्होंने गर्व करने का मौका दिया। लेकिन इनकी ये कामयाबी इतनी आसान नहीं रही। इसके लिए इन्होंने कड़ी मेहनत की और लगन के साथ परिस्थितियों से भी मुकाबला किया। देखिए, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारत की बेटियां किस तरीके से कमाल कर रही हैं, ये तो किसी से छुपा नहीं है। मेरठ की बेटी ने कैसे कमाल किया, पहली तस्वीर में आप देख सकते हो। परिवार में कितनी ज्यादा खुशी है वो आप देख सकते हैं। परिवार में आसपास के लोगों का तांता लगा हुआ है, सगे संबंधी फोन करके परिवार वालों को बधाई दे रहे हैं। बहुत खुशी है बिटिया। बहुत बड़ी खुशी है। जब हम ये बेटी दौड़क रहती तो लोग हमें नो कहते इसकी लड़की बनेगी, ये मिनिस्टर, इसकी लड़की नो बनेगी, ये दौड़ा रहे, सड़क पर दौड़ रही, स्टेडियम भेज रहे। आज वही बेटी जी जब देश का नाम रोशन कर रहा है और गाँव का नाम रोशन कर रहा है। देखो जी, बहुत खुशी का माहौल है, बेटी ने मेडल जीता है और मुझे क्या पूरे गांव को खुशी है और देश का नाम रोशन करा है। और मैं तो यही चाहूंगी कि बिटिया आगे भी ऐसी खेलती रहे और भी चाहूंगी जो बच्चे खेल रहे हैं वे भी अपना ऐसी नाम रोशन करें। जी आज तो कहना क्या, आज तो कुछ कहने क्या बचा ही नहीं, उसने सब कुछ वो कर दिया। आज नहीं कुछ कहने का बचा। आज तो पूरे गांव का क्या पूरे देश का ही उसने नाम रोशन कर दिया। ये लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। हमें इतना फख्र है, इतना हुआ है कि हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते, इतनी हमें खुशी है आज। तो देखिए, चीन में खेले जा रहे एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने का जश्न मेरठ में पारुल के गांव में भी लगातार बन रहा है। अब हर किसी की जुबान पर बस पारुल का ही नाम नजर आ रहा है। पारुल चौधरी की इस कामयाबी से उनके परिवार में खुशी का माहौल लगातार बना हुआ है। पारुल चौधरी मेरठ के दौराला क्षेत्र के इकलौता गांव की रहने वाली हैं और पारुल के पिता कृष्णपाल सिंह किसान हैं और माता जो है राजेश देवी वो हाउसवाइफ है। पारुल के पिता जो हैं कृष्णपाल अपनी बेटी के कामयाबी से बहुत ज्यादा खुश हैं और अब मिठाइयां खिलाकर ढोल बजते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, लगातार नए नए मेडल्स की तस्वीरें आ रही हैं, प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही हैं। प्रवीण चित्रवेल एथलीट्स मेंस ट्रिपल जंप ब्रॉन्ज और जबकि मोहम्मद असफर तो देखिए, ये तस्वीरें हैं जब जो लम्हा था जब हाथों पर तिरंगा लेकर देश का नाम रोशन करती ये बेटियां। ये जो तस्वीरें हैं, क्योंकि मेडल भी नॉर्मल नहीं है, सामान्य नहीं है। गोल्ड मेडल जब हासिल करती हैं इतने सामान्य परिवार से निकलकर ये बेटियां, तो तस्वीरें ना सिर्फ खुशी देती हैं बल्कि थोड़ा भावुक भी कर देती हैं। वहीं कल से क्रिकेट के महाकुंभ की शुरुआत होगी। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए दोनों ही टीमें अहमदाबाद पहुंच चुकी हैं। वहीं पड़ोसी देश बांग्लादेश की टीम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में डेरा डाले बैठी है। 7 अक्टूबर शनिवार को बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच कांगड़ा में भिड़ंत होगी। विश्व कप के लिए
लोगों का खुमार देखते ही बन रहा है। तो हम हैं दिल्ली के चांदनी चौक में, लोगों से बात करने लहंगे या चूड़ी वगैरह के बारे में ही, लेकिन क्रिकेट के बारे में। तो आइए चलते हैं। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ वर्ल्ड कप को लेकर के। क्रिकेट को हमारे देश में एक फेस्टिवल की तरह देखा जाता है। फिर भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो जरूर देखते हैं। मैं उतना इंटरेस्टेड तो नहीं हूँ। Go the Aussies, come on boys, you can do it. देखिए ये टीम वर्क है। Well, I love the players. इसमें क्या है कि देश की भावनाएं जुड़ी हैं। अभी आ रही है। इंडियन टीम के शानदार प्रदर्शन के बाद इंडिया ने एशिया कप तो हासिल कर लिया है, लेकिन अब सबकी नजरें हैं वर्ल्ड कप पर। कौन सा खिलाड़ी इंडिया को वर्ल्ड कप जिताएगा, कौन कैसा प्रदर्शन करेगा, कौन सी टीम से खतरा है, इन सब के बारे में जानने के लिए हम आ चुके हैं चांदनी चौक में आम लोगों के बीच, उनकी राय जानने के लिए क्रिकेट पर। तो आइए चलते हैं। तो हम एक भैया मिले हैं जिन्होंने अभी वीडियो शुरू होने से पहले कहा कि यहाँ पर इंडिया में लोग क्रिकेट के पीछे दीवाने हैं। तो मैं भैया आपसे जानना चाहती हूँ कि वर्ल्ड कप के लिए क्या एक्साइटमेंट है? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया वर्ल्ड कप आए हुए हमारे देश में। धोनी की टाइम में आया था, उसके बाद आया नहीं। अभी एक ही कप आया जो अच्छा कप हमें लगा, एशिया कप। लेकिन अब हमें वर्ल्ड कप का बहुत उम्मीद है कि ये हमारी टीम बहुत अच्छी टीम है। तो विराट कोहली और रोहित शर्मा जो बहुत अच्छे प्लेयर है, जो बहुत नाम है इनका एशिया में, पूरे वर्ल्ड में। हम चाहते हैं वर्ल्ड कप एक बार देख के जाए अपनी रिटायरमेंट से पहले। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ वर्ल्ड कप को लेकर के, क्योंकि मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। वर्ल्ड कप इंडिया ही लेके आएंगे। आप वर्ल्ड कप देखने वाले? मैं उतना इंटरेस्टेड तो नहीं हूँ, क्योंकि अपने जो लेजेंडरी प्लेयर्स है, जो जैसे तेंदुलकर, धोनी, सहवाग और ये सब अब खेल नहीं रहे, तो नए प्लेयर्स को अब उतना इंटरेस्ट नहीं है पीपल में कि उन लोगों को देखना चाहते हैं। देखिए इंडिया के वर्ल्ड कप के अंदर अभी जो एक तो बॉलर जो आया, फास्ट बॉलर सिराज, जिसने 7 विकेट लिए हैं, ही इज वेरी गुड। और हार्दिक पांड्या भी बहुत अच्छा है एज ए ऑलराउंडर। और ऑल इन ऑल रोहित शर्मा, विराट कोहली और अभी जो नए शुभम गिल, ये भी, और किशन, ये भी अच्छे हैं। बहुत एक्साइटमेंट है। अब की बारी इंडिया ही जीतनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कौन सा एक प्लेयर ऐसा है जो ये हमें वर्ल्ड कप जिता ही देगा? मतलब इसका परफॉर्म करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। देखिए ये टीम वर्क है, दैट इज ए टीम वर्क। एक प्लेयर कोई भी किसी, ये क्रिकेट का मैच कोई भी जिता नहीं सकता, न आज तक जिताया है न जिता सकता। एक प्लेयर शायद विराट कोहली, उन पर मुझे भरोसा है, वो वर्ल्ड कप जिता सकते हैं। और हमारे तो इंडिया में सारे प्लेयर ऐसे हैं, पूरी कोशिश करते हैं और वर्ल्ड कप लेकर ही आएंगे जी। तो हमें बहुत उम्मीद है बुमराह से कि बहुत अच्छा बॉलिंग करेगा। मोहम्मद सिराज ने भी बहुत अच्छा बॉलिंग किया, जो भी श्रीलंका के खिलाफ 4 विकेट लिया, उसे वो भी बहुत अच्छा बॉलर है। और हमारे स्पिनर भी अच्छे हैं। विराट कोहली से अच्छा तो कोई है ही नहीं, विराट कोहली ही जिता सकता है हमारे वर्ल्ड कप, इंडिया का वर्ल्ड कप। कौन सी एक ऐसी टीम है वर्ल्ड कप में जिससे डर लग रहा है कि ये इंडिया पर भारी पड़ सकती है? एवरी टीम। अच्छा, इंडिया कौन कब बाजी मार जाए कह नहीं सकते। फर्स्ट वर्ल्ड कप में उस समय इंडिया सबसे लो टीम थी, नोबडी कैन से कि इंडिया विल टेक वर्ल्ड कप। We are in Parathe wali gali and I can see that she's having a paratha. So we're going to talk about cricket. She says that she does watch cricket. So what is the best thing you like about cricket? Well, I love the players and I love the energy that is around the game. You know, the fans, they're amazing. Okay, so she's from Australia and India's first match is with Australia on 8th October. So what are the hopes? Go the Aussies, come on boys, you can do it. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें क्या है कि देश की भावनाएं जुड़ी हैं। खबर उत्तर प्रदेश के झांसी से, जहां बच्चों को स्कूल की दहलीज तक लाने के लिए शिक्षक कई नए प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला निकलकर सामने आया। असल में झांसी के एक सरकारी स्कूल में कई दिनों से 2 बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे थे। शिक्षक कई बार उन छात्रों के माँ बाप से उनको जो है
रिमाइंडर भेज चुके थे, लेकिन बच्चे जो है स्कूल आने का नाम नहीं ले रहे थे। इसके बाद शिक्षक ने उन दोनों बच्चों और उनके माता पिता को सबक सिखाने का एक अच्छा शानदार तरीका ढूंढा। वो पूरी क्लास को लेकर उन बच्चों के घर पर पहुंच गए। जी हाँ, और मास्टर जी ने उन बच्चों के घर के बाहर ही क्लास लगा डाली। स्कूल आ गया आपके घर। यहाँ हमारी कक्षा की एक छात्रा है मीना, और एक गजराज बच्चा है जो नहीं आ रहा है लगभग 1 महीने से ऊपर, जिनकी वजह से प्रयास रहता है कि उनका पाठ्यक्रम या प्रकरण ना छूट पाए। मैं बच्चों के साथ उनके घर पहुंच जाता हूं और उनके कुछ समय के लिए कक्षा वहीं संचालित करता हूं, जिससे उनके माता पिता आसक्त होते हैं कि कितना पढ़ाई हमारे लिए जरूरी है, और हम अगर अपने बच्चों को पढ़ाई से वंचित रख रहे हैं तो हम अपने आगे की पीढ़ी को आगे बढ़ाने से वंचित कर रहे हैं। इसलिए वो मेरे विद्यालय में बच्चों को निरंतर फिर भेजने का कार्य करने लगते हैं। जब भी कोई बच्चा स्कूल नहीं आता, मेरे सर उनके घर पर स्कूल लेकर पहुंच जाते हैं। फिर क्या करते बच्चे आ जाते हैं? बच्चे और उन्हें साथ लेकर आ जाते हैं पढ़ाने के लिए। अमेरिका के न्यू जर्सी में बनाए गए अक्षरधाम मंदिर में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 30 युवकों ने दीक्षा ली। इन लोगों को दीक्षा महंत स्वामी कुमार जी ने दिलाई, जिन्होंने मानव कल्याण और सेवा के लिए समर्पण करने वाले इन लोगों को आशीर्वाद दिया। प्रार्थना की ये सुर बेहद अहम है। भजन के शाम में वंदना है, अर्चना है और अभिमान है, क्योंकि ये हिंदुस्तान की जमीन पर नहीं बल्कि अमेरिका की जमीन पर हो रहा है और हिंदुस्तान के स्वाभिमान के प्रतीक सनातन की धर्म ध्वजा को बुलंद कर रहा है। असल में यहाँ 30 युवाओं ने पूरे रीति रिवाजों के साथ दीक्षा ली। इस कार्यक्रम का आयोजन BAPS स्वामी नारायण अक्षरधाम की तरफ से किया गया था, जिसमें इन युवकों को दीक्षित किया गया। इनमें से ज्यादातर युवा अमेरिका, कनाडा और भारत में जन्मे हैं और पले बढ़े हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इन सभी ने दुनिया के नामी गिरामी संस्थानों से न केवल पढ़ाई की, बल्कि नामी गिरामी कंपनियों में काम करने के साथ ही बिजनेस की दुनिया में नाम कमाया है। ऐसे में इन युवाओं का वैदिक रीति से दीक्षा लेना और संस्कारों के प्रति समर्पण का ये भाव नई सीख देने वाला है, क्योंकि हिंदू संस्कारों की सबसे बड़ी भावना मानव कल्याण और सेवा की है, जिसके लिए इन्होंने खुद को तैयार कर लिया है। कार्यक्रम का आयोजन अमेरिका के न्यू जर्सी के रिम्बस विले में मौजूद अक्षरधाम मंदिर में किया गया। 2 अक्टूबर को हुए इस दीक्षा कार्यक्रम के दौरान अमेरिका में अक्षरधाम मंदिर की बुनियाद रखने वाले महंत स्वामी जी महाराज ने इन्हें आशीर्वाद दिया और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर इसे गांधी जी के उसूलों से जोड़ते हुए उनसे प्रेरणा लेने की नसीहत दी। જ્યાં અહિંસા હોય છે ત્યાં સુખ, શાંતિ અને આનંદનો અનુભવ થાય છે। ભયંકર વચને કોઈને પણ દુખવાનું નહીં, કોઈનું પણ દિલ દુખાય નહીં, તે રીતે જે વર્તું તે અહિંસાનો માર્ગ છે। संस्कार धर्म की बुनियाद होते हैं। संस्कारों को जिंदा रहना ही उस धर्म के आगे बढ़ने का सबूत होता है। सनातन पर छिड़ी सियासत के बीच अमेरिका से आई ये तस्वीर बताती है कि 7 समंदर पार भी संस्कारों, संस्कृति और सनातन का झंडा बुलंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, ठंड जो है अब दस्तक देने ही वाली है। ऐसे में दिल्ली वासियों को दोहरी मार का डर सताने लगा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में सर्दी के मौसम में राजधानी में हवा की गुणवत्ता जो है इतनी प्रभावित हो जाती है कि सांस लेना भी दूभर हो जाता है। ऐसे में इस बार दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर नियंत्रण की पूरी तैयारी का दावा किया है। इसके लिए सरकार ने 15 सूत्रीय एक्शन प्लान भी बाकायदा तैयार किया है। इसी को जमीन तक उतारने में सरकार जो है ग्रीन वॉर रूम बड़ी भूमिका निभाएगा।
अब सर्दियों में दिल्ली धुआं नहीं होगी। इस बार दिल्ली धुंध की चादर में नहीं लिपटेगी। सर्दियों में प्रदूषण की काली छाया से दिल्ली को बचाने के लिए एक्शन प्लान तैयार हो गया है और उस पर काम भी तेजी से हो रहा है। दिल्ली में सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान की घोषणा हुई है। प्रदूषण की वजह चाहे पराली का धुआं हो या कारखानों का या फिर गाड़ियों का, इस पर नियंत्रण के लिए ग्रीन वॉर रूम तैयार है जो 7 दिन और 24 घंटे काम करेगा। ग्रीन वॉर रूम आज दिल्ली सचिवालय के 7वें फ्लोर पर तैयार किया गया है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। यहाँ पे किस तरह से जो वैज्ञानिक हैं, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के जो तमाम इंजीनियर हैं वो काम कर रहे हैं, उसकी झलक हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। यहाँ आप देखिए, आपको ये डेटा नजर आ जाएगा जिसका आकलन 24 घंटे किया जाएगा। टीम अलग अलग शिफ्ट में यहाँ पर डिप्लॉय की जाएंगी, चाहे वो पराली का जलना हो। ये अगर आप देखें मैप यहाँ पे जो नजर आ रहा है, जो आपको यहाँ पे लाल धब्बे नजर आ रहे हैं, ये दरअसल अलग अलग राज्यों में पराली जलने की घटनाओं को भी दिखा रहे हैं। इस वक्त प्रदूषण किस इलाके में कितना है, उसकी वजह क्या है, उसकी तस्वीर भी यहाँ पर देखी जा रही है। इस ग्रीन वॉर रूम से दिल्ली सरकार के 28 विभाग जुड़े हैं ताकि प्रदूषण कहीं भी हो, कैसा भी हो, उसकी तुरंत जांच हो और उसके निपटारे का समाधान भी तत्काल ढूंढा जा सके। 28 विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन करके जो काम किया जा रहा है दिल्ली के अंदर, चाहे वो व्हीकल पोल्यूशन हो, डस्ट पोल्यूशन हो, बायोमास बर्निंग, जो कूड़े का पहाड़ में जो आग लगती है वो बायोमास बर्निंग में आती है। उसके अलावा भी कई जगहों पे आग लगती है। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो अलग अलग टीमें बनाई गई हैं वो क्या कर रही हैं, उनकी रिपोर्ट क्या कहती है, उसको यहाँ पर मॉनिटर किया जाता है। सरकार की कोई भी मुहिम जनता के सहयोग के बिना कामयाब होना संभव नहीं। लिहाजा दिल्ली के पर्यावरण मंत्री लोगों से इस मुहिम में जुड़ने की अपील कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने उपाय भी सुझाया, ग्रीन दिल्ली ऐप, जिसके जरिए लोग प्रदूषण से जुड़ी शिकायतें ग्रीन वॉर रूम तक पहुंचा सकते हैं, जिस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। जो है ग्रीन दिल्ली ऐप जो लॉन्च हुआ है, उसको दिल्ली का कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकता है। कहीं भी अगर इस तरह कोई घटना दिख रही है वो तुरंत हमें कंप्लेन कर सकता है। वार रूम से उसको मॉनिटर किया जाता है, फिर वो सभी 28 विभाग एमसीडी से संबंधित है, एमसीडी को भेजते हैं, और अगर पीडब्ल्यूडी से तो उसे कोऑर्डिनेट करते हैं, और ये वार रूम कोशिश करता है उसका फॉलोअप करके कि उसका जल्द से जल्द समाधान। आने वाली समस्याओं के निपटारे के साथ साथ ग्रीन वॉर रूम में तैयारी उनसे निपटने की भी है जो पिछले साल प्रदूषण की वजह बनी। इसके लिए दिल्ली के 13 हॉटस्पॉट की पहचान की गई है और वहां प्रदूषण फैलाने के करीब 3,500 सोर्स भी, ताकि प्रदूषण को पहले ही कम किया जा सके। 13 हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किया है और इसी को यदि हम कंट्रोल कर लेते हैं, इसके आसपास के पोल्यूशन को भी कंट्रोल कर लेते हैं, तो हम दिल्ली में AQI लेवल जो है वो काफी हद तक कम कर सकते हैं। और इसमें हमारे इंजीनियर्स लगे हुए हैं जो पूरे समय मॉनिटर कर रहे हैं। जहां जहां पोल्यूशन सोर्स आइडेंटिफाई होते हैं उसमें पानी का छिड़काव करते हैं और उसमें एक्शन ले रहे हैं। पराली के धुएं पर कंट्रोल के लिए दिल्ली सरकार पहले ही पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर काम कर रही है। दिल्ली में धूल प्रदूषण से निपटने के लिए भी 12 एजेंसियों की जिम्मेदारी तय है। मतलब प्रदूषण दिल्ली के किसी भी कोने से हो, कैसे भी हो, उस पर प्रहार की पूरी तैयारी है। ग्रीन वॉर रूम एक्टिवेट हो गया है। जो 15 सूत्रीय एक्शन प्लान है केजरीवाल सरकार का, वो लागू हो गया है और साथ ही साथ जो ग्रैप आने वाले दिनों में लागू होगा प्रदूषण के लिहाज से, उस पर भी इस ग्रीन वॉर रूम से नजर रखी जाएगी। देखना यह भी होगा कि प्रदूषण को कंट्रोल करने में ये कितना मददगार साबित होता है। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन। उम्मीद करते हैं आपके दिन की शुरुआत अच्छी खबरों के साथ हुई होगी। बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।